गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ये पाचन तंत्र का पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले वाले 3 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखिए, ज़्यादा बेहतरीन तरीक़ा से समझते आइएगा और इसे भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि नए हैं तो अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आज के बाद समय से आपके भी पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ये जो मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप मेरे सेशन में बने रहिए, ज़रूर समझ में आएगा और बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। आज के बाद आप पढ़ के नहीं, किसी को पढ़ा के चले आइएगा, तो ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक हम लोग का है पित्ताशय। जो लीवर होता है, जिसको यकृत, जिसको जिगर बोलते हैं, उसी से जुड़ी एक नली होती है। वो नली एक थैली में आकर, एक थैली से आकर जुड़ी होती है। उस थैली का ही नाम पड़ता है पित्ताशय। क्या पड़ता है? पित्ताशय। वो पित्त जो है यकृत से बनता है और आकर उस पित्ताशय में जमा होते रहता है, ठीक। जिसका काम मुख्य रूप से हमारे छोटी आंत में गई हुई बड़ी जो आमाशय जो होती है, सॉरी बड़ी नहीं कहा जाएगा, आमाशय कहा जाएगा, जो बड़ा थैलिया जैसा आकृति में होता है, जो कि इससे पहले वाले पार्ट में उसको डिटेल्स में मैंने बताया हूँ, उसे कितने पार्ट होता है, इसका क्या काम है, ठीक है। तो जो बड़े थैली जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। आमाशय से जो भोजन पचकर जो छोटी आंतों में आती है, तो छोटी आंत में जो भोजन आती है, तो जो आमाशय से आती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। जो कि यह अम्लीय भोजन छोटी आंत पचा नहीं सकता है, इसीलिए उसको चाहिए क्षारीय। तो उस भोजन को क्षारीयता को बढ़ाने के लिए उस पित्ताशय से क्या है, उस पित्ताशय से क्या करना पड़ता है? पित्त रस छोड़ना पड़ता है। तो पित्त रस आके जो कि छोटी आंत में आती है और उसको क्षारीय बना देती है और वो भोजन को पचाने एबल हो जाता है। कौन? छोटी आंत, ठीक है। अब देखिए, यह जो भोजन पित्ताशय जो होता है, ये पित्ताशय से ये छोटी हाथ में ये आता है, इसका क्या जूस, जिसको हम लोग पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त रस। यह जो पित्त रस जो होता है, तैयार होता है कहाँ से होता है? यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। और यह जिस थैली में जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यह जो है पित्ताशय में किसी प्रकार के पित्त का निर्माण नहीं होता, उसमें केवल स्टोर करने के क्या है, एक जगह है, ठीक है। पित्ताशय जो होता है, यकृत जो लीवर जो होता है, लीवर, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायग्राम लगा चुका हूँ, क्योंकि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि पित्ताशय जो होता है लीवर के ठीक नीचे रहता है। क्या होता है? ठीक नीचे रहता है, ठीक है। अगला है पित्ताशय में जब स्टोन हो जाता है, क्या हो जाता है? स्टोन हो जाता है, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं? काट कर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? काट कर निकाल देते हैं। और नहीं तो उसको अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा पित्ताशय को क्या किया जाता है? उसको गलाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी, यानी अल्ट्रासोनिक द्वारा। किसके द्वारा? अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा। अगर पित्त के थैली में जो पथरी जन हो गया रहता है, उसको गलाने के जो प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। और नहीं तो पित्त के थैली में जब पथरी हो जाता है, तो उस पथरी को क्या कर दिया जाता है? काट कर डॉक्टर हटा देता है, ठीक है। अगला बात है, पित्त एंजाइम न होते हुए भी, पित्त किसी प्रकार के एंजाइम नहीं है, लेकिन पित्त एंजाइम न होते हुए भी ये क्या करता है? पाचन में काफ़ी सहायक होता है, ठीक है। जो पित्त का जो
रस होता है वो गाढ़ा हल्का पीला होता है, ठीक है, जो कि जो मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना 600 ml पीतरस स्रावित होते रहता है, ठीक है, जो कि जो आकर लीवर से पित्ताशय में आता है, पित्ताशय से हमारे छोटी आंत में आता है, जो कि जो भोजन को क्षारीय बनाने में काम करता है, ठीक है। इसका जो पीएच मान होता है 7.8 से लेकर 8.5 के बीच में रहता है, ठीक है। अगला बात यह है जब पित्त रस में पित्तवर्णक जैसे बिलिरुबिन तथा बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन आदि भी पाया जाता है, ठीक है। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट, ये दोनों भोजन में उपस्थित वसा के साथ जल के साथ मिलकर ये क्या करता है, उस वसा को छोटी छोटी बिंदुओं में छोटे छोटे पार्टों में क्या करता है, तोड़ देता है। अगर यही नहीं रहता तो ये 2 लवण अगर नहीं रहता, ठीक है, तो हम लोग का जो अंदर जो वसा जो रहता है वो पचता नहीं, भोजन के वसा नहीं पचता। अगला है इस क्रिया को क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, ये जो कि ये भोजन जो पचता है, भोजन में उपस्थित जो क्या रहता है, फैट रहता है, वसा रहता है, उसको जो पचाता है उसको क्या बोलते हैं, पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में क्या क्या विटामिन घुलनशील रहता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों के चारों विटामिन के अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण क्या रहता है, भूमिका रहता है। जब वसा जो होता है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के तीनों रहता है, जो कि यही पित्त रस उसके अवशोषण करने में काम करता है। यदि किसी व्यक्ति के पित्ताशय को काट कर निकाल, जैसे मैंने अभी बताया है कि अगर पित्ताशय में पथरी हो जाता है तो पथरी को क्या करता है, डॉक्टर काट के हटा देता है। उस कंडीशन में उस व्यक्ति द्वारा ये वसा को पचाने में काफ़ी दिक्कत होता है, पच भी नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि वसा को पचाने का काम मुख्य रूप से किसका रहता है, ये पित्ताशय से छोड़ी हुई पित्त का होता है, जो कि उसमें लवण रहता है, वही लवण क्या करता है, पचाने का काम करता है, ठीक है। अगला है हम लोग का टॉपिक क्या है, ग्रहणी। अब छोटी आंत के कितने भाग, छोटी आंत के जो पहला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, दूसरा जो कि हम लोग को जेजुनम कहलाता है। क्या कहलाता है, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम कहलाता है, जो कि 3 पार्ट होता है, ठीक है। जो ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी जो कि छोटी आंत के पहला भाग होता है, जो कि उसका आकार यू जैसे होती है, कैसे रहता है, यू जैसे मुड़ी मुड़ी होती है, ठीक है। ग्रहणी में किसी प्रकार के, ठीक है, एंजाइम वगैरह नहीं पाया जाता है। और दूसरा बात यह है जो ग्रहणी जो होता है ये छोटी आंत के सबसे बड़ी भाग होता है। क्या होता है, बड़ी भाग होता है, जो कि आमाशय से भोजन जब पच के आता है, जिसको काइम बोलते हैं, वो सबसे पहले एक ग्रहणी में ही आकर गिरता है, ठीक है, ठीक है। केवल यहाँ पर क्या होता है, जो पित्त रस से जो आ रही होती है, पित्त रस जो आ रही होती है वो क्या करता है, इस ग्रहणी में आकर एक नली के द्वारा, एक डक्ट के द्वारा उस पित्त रस को उसमें समाहित कर दिया जाता है और वो भोजन को क्या करता है, क्षारीय बना देता है, ठीक है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें खास बातें हैं कि ग्रहणी में 2 प्रकार के हार्मोन्स होता है। क्या होता है, 2 प्रकार के हार्मोन्स होता है। पहला हार्मोन्स यह है कि पहला हार्मोन्स जिसको बोलते हैं सिक्रेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला हार्मोन्स का नाम है सिक्रेटिन और दूसरा को बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
दूसरा को बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, पहला को बोलते हैं सिक्रेटिन। ठीक है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन देखिए, यह जो पित्ताशय से पित्त रस निकालने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो जाए। जैसे भोजन तो हम किए नहीं, मुख गुहा से होते हुए धीरे धीरे अपना ग्रास नली से होते हुए आमाशय में गया, और आमाशय से भोजन चला गया कहाँ पे, छोटी आंत में चला गया। छोटी आंत जो है, जो छोटी आंत की क्षमता नहीं होता है कि हम अम्लीय भोजन को पचाएं, क्योंकि जो भोजन जो आमाशय से आ रही होती है वो कैसा होता है, अम्लीय होती है। उसको चाहिए था क्या, छोटी आंत को क्षारीय। अब इसको क्षारीयता को क्षार कहाँ से चाहिए, वो आपको पित्ताशय से चाहिए। अब पित्ताशय से पित्त रस छोड़ने के लिए ये उत्तेजित करने का काम यही करता है, जिसको बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन करता है। अगर ये नहीं रहता तो वहाँ से पित्ताशय से पित्त रस नहीं निकल कर आता है। ठीक है, अगला बात है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो होता है आमाशय के जस्ट नीचे, आमाशय के जस्ट नीचे रहता है अग्नाशय। क्या रहता है, अग्नाशय रहता है। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय से ये अग्नाशयी रस छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है कौन, ये सिक्रेटिन। ठीक है, ठीक है, ताकि भोजन हम लोग को सरलता से पच जाए। ठीक है, यही पित्ताशय से पित्त रस और अग्नाशय से ये कौन, अग्नाशयी रस निकलता है, जो कि अग्नाशय मैंने अभी बताया है कि ये आमाशय के जस्ट नीचे जो आमाशय जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आमाशय, आमाशय के जस्ट नीचे होता है, जो कि आप डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम लगा चुका हूँ, जो कि आप उसमें देख कर अपना कॉन्सेप्ट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, दूसरा खास बात यह है कि आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो लगभग मैं 250 के आसपास में पढ़ा हुआ, जो कि जो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, जो कि जब भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप उसे जाकर देखिए और जाकर लाभ उठाइए, क्योंकि जो भी मैंने हिस्ट्री का मैंने तीनों सीरीज डाला हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि जो भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उसको बनाया गया है। आप उसको देखकर क्वेश्चन बैंक किसी भी भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के कंटेंट हैं। ठीक है, वो बहुत बेहतर और बहुत बारीकी से उसको बनाया गया है, आप उसे जाकर देखिए। दूसरा बात यह है कि सेम चैनल के नाम से, सेम आईडी से मेरा फेसबुक पेज पर भी वीडियो अपलोड होता है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। दोनों जगह पर किसी भी प्रकार के परचेजिंग की व्यवस्था नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। बस शर्त आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप एक गुरुदक्षिणा के रूप में आप मेरे लिए, अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में मेरे वीडियो को भेजिए, शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए और सुंदर से सुंदर मोटिवेशनल और कमेंट कीजिए, ताकि उसको पढ़कर मैं मोटिवेट होकर आपके बीच और इससे अच्छा से अच्छा वीडियो प्रस्तुत करता रहूं और आप उसका घर बैठे लाभ उठाते रहें। हाँ, आपको दूसरा चैनल पर इधर उधर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए धीरे धीरे करके हम लोग आपके पास हर एक विषय का वीडियो बनाकर प्रस्तुत करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला बात देखिए, अग्नाशय से 3 प्रकार की एंजाइम निकलता है। कितने प्रकार की निकलता है? 3 प्रकार की एंजाइम निकलता है। इन तीनों को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह भोजन में जितने भी अवयव रहता है, सभी अवयव को पचाने के एबल यह होता है। ठीक है, तो उसमें पहला है कहते हैं ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को, ठीक है, वो प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, ये प्रोटीन को पचाकर, यानी प्रोटीन जो हमारे आमाशय में जो आता है तो उस किस में बदल गया रहता है? पेप्टोन में। किस में बदल गया रहता है? पेप्टोन में। अब ये जो है पेप्टोन को
पेप्टाइड में ये बदल देता है कौन, यह छोटी आंत, क्या छोटी आंत। ठीक, अगला देखिए, बदल दिया। अगला दूसरा का पाचक रस जिसका नाम है इमाइलेज। क्या नाम है, इमाइलेज। ठीक है, यह जो एंजाइम जो होता है स्टार्च को शर्करा में क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, जिसको मंड बोलते हैं। और सीधा भाषा में आप जान सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, चोकर बोल सकते हैं। ठीक है, चोकर के पचाने में इमाइलेज का काम आता है। ठीक है, अगला बात है लाइपेज। क्या नाम है, अगला का नाम है लाइपेज। यह पित्त द्वारा पायस्कृत वसा को तोड़कर किसमें बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें, ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, अगर ये इमाइलेज नहीं, लाइपेज नहीं रहता तो जो पायस्कृत जो वसा जो रहता है, जो कि पायस्कृत के बारे में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो जो वसा जो रहता है ग्लिसरॉल में किसी कीमत में नहीं बदलता। अगर वो नहीं बदलता तो हम लोग के पास एनर्जी भी नहीं आता, वही एनर्जी भी देता है। ठीक है, तथा अम्लीय वासीय अम्ल में भी बदल देता है ग्लिसरॉल, तथा वासीय अम्ल में बदल देता है कौन, इमाइलेज। किसको, पायस्कृत वसा को। अगला हम लोग को जेजुनम। क्या है, अगला है क्या है, जेजुनम। का तो ठीक है, ये जेजुनम जो होता है ये छोटी आंत के दूसरा भाग होता है। इसमें किसी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होता है। ये समझिए एक जेजुनम क्या है, एक प्रकार के, ये समझिए एक किसका रोल निभाता है, एक रास्ता का। ये रास्ता है जा रहा है। ठीक है, जिस तरह ग्रास नली जन होता है, क्या है, रास्ता है। इधर से मुँह गुहा से भोजन ग्रास नली पड़ गया, उसमें किसी प्रकार ग्रास नली में पाचन की प्रक्रिया नहीं होता है। उसी प्रकार से समझिए ये जेजुनम में भी पाचन की प्रक्रिया नहीं पाया जाता है। तीसरा जो भाग होता है इसका इलियम होता है। क्या होता है, छोटी आंत का तीसरा भाग होता है जिसका इलियम। इसमें भोजन का कंप्लीट रूप से पाचन भी होता है और साथ ही साथ अवशोषण भी होता है। जो भी हमारे शरीर में काम के जो चीज़ रहता है उसको क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से कई प्रकार के आंतरस, क्या है, आंतरस निकलता है। इन सभी आंतरस को क्या बोलते हैं, सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। जो कि आंतरस में ये निम्नलिखित प्रकार के आंतरस हो सकते हैं। कौन है, पहला फर्स्ट में इरेप्सिन होता है। क्या है, इरेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को क्या करता है, पचाता है। और प्रोटीन जो जिसको बोलते हैं पेप्टाइड, प्रोटीन को किस में बदल गया रहता है, पेप्टाइड में। अब ये पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में क्या करता है, बदल देता है। अब ये कंप्लीट रूप से यहाँ पर आकर ये हम लोग को प्रोटीन पचता है। ये प्रोटीन को पचने में काफ़ी समय लगता है। जैसे हम लोग दाल खाते हैं, दाल से प्रोटीन मिलता है, उसको पचने में काफ़ी समय लगता है। मांस आप खाइएगा ना, कहीं दाल से पहले उगल जाता है, पच जाता है, लेकिन ये प्रोटीन जल्दी से पचता नहीं। देखिए कितना स्टेप में पचता है। पहले फर्स्ट में हम लोग भोजन किए, भोजन में है प्रोटीन। अभी भोजन गया आमाशय में। ठीक, अब आमाशय जो है इस प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। किस में बदल देता है, पेप्टोन में। अभी आमाशय से पेप्टोन निकल के गया किस में, ड्यूडेनम में। किस में गया, ड्यूडेनम में, जो कि छोटी आंत का एक भाग है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, ड्यूडेनम में जाता है। ठीक है, अब ये ड्यूडेनम जो होता है इस पेप्टोन को किस में बदल दिया जाता है, पेप्टाइड में बदल दिया जाता है। किस में, अरे आमाशय जो होता है ना, ये छोटी आंत के पहला भाग, ड्यूडेनम जो होता है छोटी आंत के पहला भाग होता है। इसमें जैसे ही ये पेप्टोन जाता है तो किस में बदल देता है, पेप्टाइड में, जो कि अभी आप लोग को यहाँ पर हमने बताया है, पेप्टाइड। अब ये जो होता है इलियम में जाकर ये पेप्टाइड एमिनो एसिड में चेंज होता है। किसके प्रभाव में, तो इरेप्सिन के प्रभाव में। किसके प्रभाव में, तो इरेप्सिन पे। अब यहाँ पर एमिनो एसिड एक कंप्लीट रूप से ये समझिए प्रोटीन का पाचन हो चुका है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह लेक्चर अच्छा से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के बहुत बहुत a lot of थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अगर यह कंटेंट और मटेरियल अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया हुआ, तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, पूरे भारत में फैलाइए। क्योंकि इस चैनल पे जो भी टॉपिक उठाया जाता है तो समझ लीजिए पूरा हम लोग उसको क्या कर देते हैं, एक एक टॉपिक को पोस्टमार्टम कर देते हैं, पूरा छितार कर रख देते हैं, ताकि समझिए बोर्ड में किसी तरह से पूछे खखोर का क्वेश्चन, बच्चा सरलतापूर्वक अपने सटीक आंसर तक पहुंचने की स्थिति में रहे। इस तरीक़ा से हम लोग कर देते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अगर अंत तक देखे होंगे तो ज़रूर समझ में आ गया होगा। जो भी टॉपिक उठाए इससे बाहर अब कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट यानी लास्ट पार्ट यानी 5वां पार्ट होगा, जो कि पाचन तंत्र का लास्ट पार्ट होगा। बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।